संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास की विषय वस्तु को आज के सेशन में आप सभी मेरे साथ समझने जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही घंटों में आप सभी को संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। इसका पूरा डिटेल एक तो फ्रेमवर्क क्रिएट होगा और एक एक विषय वस्तु आपको रिवाइज होगी, आपको याद होगी। ये फाउंडेशन सेशन है, बेसिक सेशन है और इसी के स्वरूप को हम बड़ा भी करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास का भी बेसिक सेशन आ चुका है। इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी बेसिक सेशन हो चुका है, बेसिक वीडियो सेशन। और ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास का बेसिक वीडियो सेशन है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एक बार पूरे विषय वस्तु को आराम से देखिए, जरूर सारे सेशंस को देखिए जितने भी सेशन आपके यहाँ पर आए, ठीक है। इसके अलावा जीएस के अन्य सब्जेक्ट जो है उनका भी मैं बेसिक वीडियो सेशन लूंगा, जैसे कि आपका एक तरीके से एक फाउंडेशन सेशन है। आप में दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, एक लेआउट तैयार होगा। इतिहास यदि आपको अरुचिकर लगता है या इतिहास के तथ्य फैक्ट आपको याद नहीं होते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी इन सेशन से। एक तो इतिहास पूरा आसान हो जाएगा, समझने में आपको समझ आएगा, कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए सारे सेशंस आप मेरे जरूर देखिए और ये आप सभी के रिवीजन के लिए सबसे कारगर होंगे। आपका डिटेल रिवीजन इतने गति के साथ होगा जो किसी अन्य माध्यम से संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास के बाद, मध्यकालीन इतिहास के बाद अब आधुनिक भारत की व्यापक और बड़ी विषय वस्तु को देखते हैं और एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको पता है मैंने पिछले सेशन में जब मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको पढ़ाया है तो उसमें मैंने उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में चर्चा की थी, मराठों के बारे में भी बात की थी। उत्तरवर्ती मुगल शासक यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब ने स्वयं जब गद्दी पर औरंगजेब बैठा तो उसने उत्तराधिकार का युद्ध किया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों के बीच में उत्तराधिकार का कोई युद्ध हो, तो उसने 3 पुत्रों के लिए वसीयत लिखी, मुगल साम्राज्य का बंटवारा किया। परंतु राज्य के बंटवारे के बावजूद भी तीनों भाई उत्तराधिकार में उलझ गए। अंत में मुअज्जम जो है जून 1707 में एक जजाऊ का युद्ध हुआ था, आजम को पराजित करता और 1709 में बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित करता और बहादुर साहब प्रथम की उपाधि के साथ ही वो सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। तो औरंगजेब ने जो बीजारोपण किया था अपने को शासन सत्ता और गद्दी पर बैठाने के लिए, बच्चों ने भी उसी का अनुसरण किया, कुछ गलत नहीं किया। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक यानी औरंगजेब के बाद आधुनिक भारत का शुभारंभ होता है। 1707 से आपका आधुनिक भारत का शुभारंभ होता है। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारा पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क हम तैयार कर रहे हैं जिसमें उत्तरकालीन मुगल है ना, क्या क्या सेगमेंट है, एक बार थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। जो आज मैं चर्चाएं करूंगा बाद में हम इनको बहुत विस्तार रूप भी देंगे, ठीक है। बाद में हमारा इसी को लेकर एक विस्तार रूप भी रहेगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में हमारा रिवाइज होगा। उत्तरकालीन मुगल, यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इस समय मराठा, मैसूर, अवध, बंगाल, पंजाब, इस समय गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ब्रिटिश व्यवस्थाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, 1857 की क्रांति, विभिन्न जन आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जातीय आंदोलन, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के विभिन्न चरण, क्रांतिकारियों की भूमिका, बंगाल विभाजन, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, मुस्लिम लीग, मार्लियामेंटो सुधार, होम रूल लीग, महात्मा गांधी, किसान आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियंस, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज्य पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक पंचाट, 1935 का अधिनियम, चुनाव, त्रिपुरी संकट, द्वितीय विश्व युद्ध, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता। ये कुछ पक्ष हैं जिन पक्षों पर हमारी बात जो है
आज के सेगमेंट पर होगी और हम विस्तार से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और देश के आज़ादी तक जाएंगे, है ना। पूरे सेगमेंट पे देश के आज़ादी तक जाएंगे। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम पूरा टाइमलाइन भी देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास चालू होता है। 1707 से मैं पूरे इतिहास को जोड़ करके आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, आधुनिक जो शब्द है, इसको आधुनिक भारत का इतिहास जो कहा गया है, उसके पीछे का कारण जो है नवीनता से है। नवीनता ही नहीं बल्कि प्रगतिशीलता से है। एक प्रगतिशील समाज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्यकालीन विचारों में यहाँ पे अधिकारों का काल है, अधिकारों के साथ साथ उन अधिकारों की पूर्णता का काल है। चाहे स्त्रियों के अधिकारों की बात करें या फिर विभिन्न प्रकार के जो मूवमेंट है, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आप देखोगे, पहले भारत गुलामी की ओर जाएगा। अंग्रेज धीरे 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 करके एक व्यापारी के रूप में जो भारत में आए थे, धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाएंगे और गुलाम बनाने के बाद धीरे 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 एक बयार चालू होगी, स्वराज्य की बात होगी, स्वाधीनता की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी और पूरा भारत आजादी के रंग में रंग जाएगा और देश की आजादी का बिगुल फूंका जाएगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास को मैं दो चरणों में देखता हूं। इसका जो प्रथम चरण है गुलामी की ओर भारत, गुलामी की ओर भारत पहला चरण है इसका। और इसका जो दूसरा चरण है वो है आजादी की ओर भारत, आजादी की ओर भारत। गुलामी की ओर भारत और दूसरा है आजादी की ओर भारत, है ना। तो आधुनिक भारत के इस प्रोस्पेक्टिव को आप पढ़ेंगे और पूरे फ्रेमवर्क को समझेंगे। देखिए, अब मैं एक एक करके आपको जो है स्पष्ट करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, है ना। और आपको घबराना नहीं है। तो गुलामी का संघर्ष, गुलामी में भी एक तरीके से देखा जाए तो संघर्ष हुआ है। अंग्रेजों ने जो है लगातार विभिन्न युद्ध लड़े हैं। जब भारत गुलामी की ओर जा रहा था तो यहां पर तीन आपको स्टेक होल्डर मिलेंगे, तीन स्टेक होल्डर। एक तो भारतीय रियासतें, भारतीय रियासतें, अंग्रेजों को इन्हें भी हराना था। दूसरा यूरोपीय कंपनियां, बहुत सारे यूरोपीय आए थे यहाँ पर। यूरोपीय में आप सभी जानते हैं पुर्तगाली आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, विभिन्न, है ना। और तीसरे अंग्रेज थे। अंततः अंग्रेज ही जीतते हैं, अंग्रेज ही भारत को गुलाम बनाते हैं और ये गुलामी 200 वर्षों तक चली। धीरे धीरे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद, बंगाल जीतने के बाद कंटिन्यूअस फिर एक एक क्षेत्र को विभिन्न नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने जीतना प्रारंभ किया, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे गुलामी का जो संघर्ष था, या भारत जब गुलामी की ओर जा रहा था, लगभग 100 साल की अवधि लगी। इस 100 साल के बाद 1857 की क्रांति होती है, यानी राष्ट्रवाद का उदय होता है। गुलामी का शुभारंभ मैं मान के चलता हूं 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध और 1857 के बीच में 100 साल का गैप है। 100 साल में भारत गुलाम बना, ठीक है। भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकारती चली गई। यदि अधीनता, देखो रियासतों ने भी अपने अपने तरीके थे, रियासतों के कुछ रियासतों ने अधीनता स्वीकार की, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनसे अंग्रेजों ने युद्ध किया। और युद्ध एक बार में नहीं किया, मल्टीपल युद्ध हुए, चाहे आंग्ल मराठा युद्ध हो, चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध हो, चाहे आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो। एक युद्ध में कोई भी लड़ाई अंग्रेजों ने नहीं जीती है। कोई भी उदाहरण आपको पूरे इतिहास में नहीं मिलेगा कि चाहे वो आंग्ल सिख युद्ध हो, 2 लड़ाइयां, 3 लड़ाइयां, 4 लड़ाइयां लगातार लड़ते रहे। जब अंग्रेजों को लगता था कि वो कमजोर हो रहे हैं, वो संधि कर लेते थे, फिर वो अगेन आते थे वापस। मतलब उनकी जो नीति रही, युद्ध संधि, युद्ध संधि, युद्ध संधि, अधीनता, फिर अधीनता, उसको शासक को अधीन कर लेते थे, है ना। और मुगल साम्राज्य की भी यही हालत हुई। मुगल साम्राज्य के शासक पूरी तरीके से चाहते तो एक बार फिर से रिस्टोर कर सकते थे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए। मोहम्मद शाह रंगीला के पास वो अवसर था उत्तरवर्ती मुगल शासकों में, लेकिन वो भी जो है एक ऐसा शासक निकला जो दूरदर्शी नहीं था। तो अब आप देखेंगे
गुलामी का संघर्ष, भारतीय रियासतें चाहे मुगल हो, उत्तरवर्ती मुगल, मराठा हो, सिख हो, मैसूर हो, अवध हो, है ना, बंगाल हो, हैदराबाद हो, सौराष्ट्र हो, बीजापुर हो, गोलकुंडा हो, खानदेश हो, बरार हो, बीदर हो, ये सारी रियासतों को लगातार कंटिन्यूअस अंग्रेजों ने अपने, और अंग्रेज आपको पता है, अंग्रेज मेन सेंटर में थे यहाँ पर, और ये सारे जितने थे पुर्तगाली थे, इनसे इनसे युद्ध किया, इनको समेट दिया गोवा वाले क्षेत्र में। फ्रांसीसी से इनको पुदुचेरी वाले क्षेत्र में आंग कर्नाटक वार हुए, और लास्ट में वांडीवास हुआ 1760 में, फ्रांसीसियों को समेट दिया। डच बेदारा से बाहर हो गए, डेनिसों का कोई प्रभाव ही नहीं बना, स्वीडिश भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो नहीं पाए। तो ये स्थितियां रही, ठीक है, ये स्थितियां देखने को मिली। और इसके बाद गुलामी का एहसास जब हमें हुआ, उस गुलामी के एहसास ने भारत में राष्ट्रवाद का उदय किया। 1857 की क्रांति हुई, एक महान विप्लव हुआ। संभवतः इस समय देश आजाद हो जाता यदि सारा भारत एकजुट हो जाता, लेकिन हम एकजुट थे नहीं। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति लंबे समय अंतराल से लगातार चल रही थी। उसी कारण से 1857 में मल्टीपल आंदोलन एक साथ हुए। 1857 से पहले कई सारे आंदोलन हुए। 1857 की क्रांति हुई, किसानों का आंदोलन, जनजातियों का आंदोलन, जातीय आंदोलन, फिर कांग्रेस एक मंच के तौर पर आया। देखिए, देश की आजादी के राष्ट्रवाद के उदय में और राष्ट्रवाद के लिए, देश की आजादी के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म, किसी एक व्यक्ति विशेष ने देश को आजाद नहीं कराया। भारत को आजाद भारत की पूरी आबादी ने कराया। सब एकजुट हुए, सब एक साथ खड़े हुए, तब देश जाके आजाद हुआ। तो 1857 की क्रांति हुई तो, लेकिन विफल हो गई। फिर किसान आंदोलन हुआ, जनजातीय आंदोलन हुआ, जातीय आंदोलन हुआ, कांग्रेस का विकास, कांग्रेस का मंच आया, गांधी जी पहुंचे इस मंच में, क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया। कई सारे लोग ऐसे थे जो अन्य मंचों के माध्यम से, चाहे वो वामपंथ रहा हो या फिर अन्य कई सारे मंच यहां पर निकल के आए। तो देश की आजादी और देश की गुलामी, इन दोनों प्रोस्पेक्टिव को समझकर ही हमें पढ़ना है, सेगमेंट को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। सिलेबस के पैटर्न को मैंने आपको बताया है, समझाने का मैंने आपको। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हुए चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, उत्तरवर्ती मुगल। हाँ, सबसे पहले हमें समझना है यहां पे उत्तरवर्ती मुगल शासक। सबसे पहले हमें समझना है उत्तरवर्ती मुगल शासक, ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल शासक में जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसके बाद उसके बच्चों के बीच में तीन बच्चे थे आपके, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो तीन पुत्रों में से एक के बीच में 1707 में जजाओ का युद्ध हुआ, और आजम को उसने पराजित कर दिया मुअज्जम ने, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख भी सकते हैं साथ में, फिर 1709 में बीजापुर का युद्ध हुआ और कामबख्श पराजित हो गया 1709 में। मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है शासन सत्ता पे आया। तो अब क्रम से शासक जो आए, ये शासक आप लिखना चाहो तो लिख लो। बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर कहते हैं इसको, 1707 से 1712 में। जब हम डिटेल में करेंगे इसी पूरे सेगमेंट को, तो डिटेल में आपको एक एक करके देखते जाइएगा, फिर वहां पे हम लोग डिटेल में भी चीजों को देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति को अपनाया, ठीक है। औरंगजेब की जो कठोर नीतियां थी उनको उसने खत्म करने का प्रयास किया। उसने राजा जय सिंह को आमेर का शासक, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। छत्रसाल बुंदेला, चूड़ामल जाट के साथ भी मित्रता की नीति अपनाई, है ना। मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया, किंतु साहू को मराठों का विधिवत राजा उसने नहीं माना। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी संधि करने की कोशिश की, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने विद्रोह का झंडा बुलंद रखा, ठीक है। और बहादुर शाह ने 1711 में बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान कर उसे पराजित कर दिया। 1712 में बंदा बहादुर ने पुनः लौहगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु भी हो जाती है। तो बहादुर शाह प्रथम आता है, उसके बाद आपका जहांदार शाह आता है। क्रम से शासक लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे शासकों के नाम भी आपको उत्तरवर्ती मुगल शासक लिखता जा रहा हूं। बहादुर शाह, एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं ग्राफ के माध्यम से पढ़ाता हूँ और ग्राफिंग बहुत अच्छा कराता हूँ, इसी से हम पूरा कंप्लीट अभी रिवीजन कर लेंगे फास्ट ट्रैक, है ना। ये अभी हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कंप्लीट, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपका। सोचिए बहुत छोटी सी फाइल है, इसमें सारा पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री वाला सेगमेंट है। तो यहाँ पे एक बार शासक आप देखते भी जाइएगा, उत्तरवर्ती मुगल शासक। हाँ, बहादुर शाह प्रथम, यहाँ पे देखिएगा बहादुर शाह प्रथम जो है इसका समय काल जो था मैंने आपको बताया 1707 से 1712। उसके बाद जहांदार शाह या जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं 1712 से 1713, बहुत ज्यादा समय। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद फिर से उसके पुत्रों के बीच में भी उत्तराधिकार युद्ध हो गया। अब मतलब तलवार के दम पर ही मुगल साम्राज्य का शासक बनने लगा, है ना। तो जहांदार शाह आया, लंपट मूर्ख उसको कहा जाता है ना। और इस समय किंग मेकर्स बन चुके थे, गुट बट चुका था। ईरानी दल का नेता था जुल्फिकार खां, है ना, उसके द्वारा जहांदार शाह को शासक बनाया गया। इसके बाद जो है सैयद बंधु, किंग मेकर कहे जाते हैं, सैयद बंधुओं के द्वारा 1713 से लेकर 1719 में फर्रुख सियर को शासक बनाया गया। फर्रुख सियर आया गद्दी में 1713 से 1719 में। फर्रुख सियर को हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधुओं को किंग मेकर की सहायता से राजगद्दी प्राप्त हुई। ठीक है, इसने जहांदार शाह और जुल्फिकार की हत्या कर दी, जहांदार शाह और जुल्फिकार को मार दिया। और इसने जो है बादशाह ने अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। यही किंग मेकर थे दोनों। ठीक है, एक आपका जो है अब्दुल्ला खां था, वजीर था, और हुसैन अली को मीर बख्शी के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, और फर्रुख सियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि जो है दी थी, अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया, वो सारी चीजें। इसके बाद अगला शासक आपका मोहम्मद शाह रंगीला आया। अब इनके बारे में डिटेल में आगे हम देखेंगे। 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला शासन पे रहा। इसका नाम रोशन अख्तर था। ठीक है, और इसके समय काल पे मुगल काल में ना हिजड़ों का और महिलाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके काल में तुरानी दल का नेता था जिसका नाम था निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां। चिनकिली शासक था, उसने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी और मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वजीर बनाया। लेकिन बादशाह के अत्यधिक लापरवाह होने के कारण से निजामुल मुल्क दक्कन की ओर चला गया, दक्कन की ओर पलायन कर गया। वहां उसने दक्कन में मुगल गवर्नर मुबारिज खां को सूकरखेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया। 1724 में हैदराबाद शहर की नींव डाली और इस तरीके से अवध जो है शहादत खां तथा बंगाल मुर्शिद कुली खां ने स्वयं को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। 1779 में मोहम्मद शाह के समय ही फारस का शासक नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, भारत पर नादिर शाह का हमला होता है इसी समय काल में और करनाल के युद्ध में मुगल सेना पराजित हो जाती है। और नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका और अपने साथ यहां से मयूर सिंहासन तख्ते ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ही रहा। मोहम्मद शाह रंगीला का के 1748 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अहमद शाह शासक बनता है। अगला शासक है आपका अहमद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र था आपका, मोहम्मद शाह का पुत्र था अहमद शाह, एकमात्र पुत्र था। और इसी के समय काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 में। 1748 से लेकर 1754 तक इसका शासन काल था अहमद शाह का। ठीक है, तो भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 से 1757 तक, कुल 7 आक्रमण करता है। अहमद शाह गाजीउद्दीन इमादुद्दीन मुल्क को वजीर बनाता है। इमादुद्दीन मुल्क अहमद शाह को अंधा कर देकर जेल में डाल देता है और इसके बाद अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल महज 4 साल का शासनकाल रहता है, 1754 से लेकर 1758। इसी के टाइम पीरियड पे प्लासी का युद्ध होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक का मतलब गद्दी पर कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। 1757 प्लासी का युद्ध। ठीक है, मुगल बादशाह के काल में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया। आलमगीर द्वितीय की हत्या गाजीउद्दीन इमादुद्दीन मुल्क द्वितीय के द्वारा कर दी गई। इसके बाद अगला आपका शाह आलम द्वितीय शासक बना।
1759 से लेकर 1806 के बीच में शाह आलम द्वितीय शासक, और इसी के टाइम पीरियड पे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, बक्सर के युद्ध 1764 में, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की 1765 में, क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके पश्चात शाह आलम द्वितीय 1765 से 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा, और गाजीउद्दीन ने उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था। 1772 में वह मराठों के संरक्षण में फिर दिल्ली पहुंचा और 1803 तक मराठों के संरक्षण में ही मुगल शासक रहा। ठीक है, और इसके बाद जो है 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने मराठों को पराजित कर दिया और शाह आलम ने अंग्रेजों का संरक्षण जो है स्वीकार कर लिया। मतलब ये अंग्रेजों, पहले मराठों के संरक्षण में फिर अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। 1806 में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बैठता है अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, है ना। इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और इनकी पेंशन को बहाल कराने के लिए ये इंग्लैंड पहुंचे केस लड़ने के लिए। इंग्लैंड में 1833 में ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अकबर द्वितीय के समय ही 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। इसके बाद अगला शासक आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1837 से लेकर 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह था ये। इतिहास में इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। मतलब साम्राज्य था तो, पर उसमें इसका कोई आधिपत्य नहीं था। इसी के समय 1857 की क्रांति होती है, रंगून भेज दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसको 1 लाख रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाता है। बाद में पेंशन भी रोक दी जाती है, कंडीशंस काफी खराब हो जाती हैं और अंत में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। रंगून में ही इसकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। 1857 की क्रांति में रंगून भेज करके इसको महज पेंशनर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, पेंशन कितनी है? 1 लाख रुपए प्रति माह। 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराया दिया जाता है इसको, जो इसके पास परिसंपत्तियां थी उसका किराया दिया जाता है, और पारिवारिक खर्च के लिए 1000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पे मिलते थे। समझिए ये हालत हो गई थी मुगल समय, तभी इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो है कुछ जानकारी थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से ही इसको कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, बहादुर शाह जफर बहुत बढ़िया गजल गायक था, है ना। इसके समय काल कई सारे प्रमुख लोग, गालिब के बारे में आपने सुना होगा, है ना। और आध्यात्मिक शिक्षक हसन अस्करी इसी के टाइम पीरियड थे, इब्राहिम जौक इसी के टाइम पे थे। तो ये उत्तरवर्ती मुगल शासक थे जिनका समय रहते हुए अंत हो गया। इसके बाद आपका मराठों के बारे में मैंने पिछले सेशन में मध्यकाल में डिटेल में चर्चा कर ली है। यहाँ पे जो जरूरत होगी उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं नवीन यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। देखिए यूरोपीय कंपनियों का आने का एक क्रम है। 1853 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। कुस्तुनतुनिया आपका तुर्की वाला क्षेत्र है, जिसमें यूरोप और एशिया के मध्य पुराने व्यापारिक मार्ग आपके बाधित हो गए, तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। तो यूरोप का अधिकांश जितना भी मतलब जो जुड़ाव था, आप सभी को पता है यूरोप भारत में मसाले लेने आता था। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा आसियान कंट्रीज थे, गरम मसालों का व्यापार यहाँ से होता था। तो जब ये पूरा क्षेत्र आपका एक तुर्कों के नियंत्रण में आ गया, कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल वाला क्षेत्र, तो अब नए मार्ग की खोज की जाने लगी। और नए मार्ग की खोज की वास्को डिगामा ने। भारत आने के लिए वास्को डिगामा ने एक नए मार्ग की खोज की। एक्चुअल में एक जानकारी और है, पुर्तगाल का ही नाविक था जिसका नाम था वार्थोलोमो डियाज। वार्थोलोमो डियाज ने 1487 में उसने जो है केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला था। अफ्रीका का जो सबसे लास्ट पॉइंट है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस 1494 में भारत के लिए ढूंढने निकला तो था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया, रूट बदल गया। तो अंततः 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने भारत को जो है, भारत का जो आशा अंतरीप है, उत्तर माशा का चक्कर लगाया और भारत पहुंचा। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के निवासी कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड के निवासी तस्मान ने तस्मानिया व न्यूजीलैंड को खोज निकाला। ठीक है, तो आप सभी को पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए,
डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेन आए, डेन के बाद फ्रेंच आए। यहां पर एक क्रम लिखा हुआ है, इस पूरे क्रम को देख लीजिए। भारत में पुर्तगाली आए सबसे पहले, ठीक है, 1498 में। फिर आए डच 1559 से लेके 1500 मतलब वो माफ करिएगा 1595 से 96 के बीच में डच आए। 1608 में अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जबकि 1600 एडी में बन गई थी। मरानी का चार्टर भी 1600 में ही पारित किया गया था। 1608 में विलियम हॉकिंग्स आया था भारत में जहांगीर के दरबार में। फिर डेन आए 1616 में, और फिर फ्रेंच आए 1664 में। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, ये मल्टीपल युद्ध होते हैं अब आपके यहाँ पे कंटिन्यूअस। अब देखिए, एक तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, एक एक पुर्तगीज के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में, डेन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है। जब हम पुर्तगीज पढ़ेंगे तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा है ना, इसका जो गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकुर्क, नीनो दी कुन्हा, और पुर्तगाली कितने समय तक रहे, इनके द्वारा कार्टेज अल्मीडा जो व्यवस्था अपनाई गई थी उसके बारे में समझेंगे, और कैसे पुर्तगीज भारत से खत्म हो गए इसको भी समझेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे डच आते हैं आपके, ठीक है। डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी, पुर्तगालियों के बाद भारत आए, ठीक है। इनके द्वारा कंपनी स्टैब्लिशमेंट की गई, और मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिशमेंट की। इनके बारे में भी हम लोग सब चीजें फास्ट फास्ट देखेंगे। फिर अंग्रेज आए, ठीक है। अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद होता है आपका, ठीक है। वहां पे एक कंपनी बनाई गई थी, कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी थी आपकी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसे कहा जाता था। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर पारित किया। फिर इन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से आए। पहले विलियम हॉकिंग्स आया जहांगीर के दरबार में, फिर जो है टॉमस रो आया, है ना, टॉमस रो यहाँ पहुंचा, फिर फैक्ट्रियां वगैरह एस्टेब्लिशमेंट की। तो अंग्रेजों का व्यापारिक सफलता, धीरे धीरे इनका व्यापार आगे बढ़ना चालू हुआ। फिर डेन आए आपके, फिर फ्रेंच आए आपके, ठीक है। फिर इसी समय कर्नाटक युद्ध हुए आपके, मल्टीपल कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कार देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अब उन्होंने क्या किया, पहले व्यापार करने के उद्देश्य से जरूर आए, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। भारतीय राजनीति, क्योंकि उसी के माध्यम से उनके व्यापार को प्रगति मिल सकती थी। तो कर्नाटक युद्ध 17वीं और 18वीं शताब्दी में आंग्ल फ्रांसीसी जो प्रभुत्व चल रहा था, वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का ही यहाँ पे भारत में विस्तार था। जो ही अंग्रेज और फ्रांस दोनों यूरोप में आपस में लड़ते थे, तो संसार के किसी भी कोने में ये रहते थे, ये दोनों कंपनियां जहां पर भी थी लड़ने लग जाती थी, इनके युद्ध प्रारंभ हो जाते थे। तो भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए, इनको हम कर्नाटक वार के बारे में जानते हैं। कर्नाटक, मुझे ध्यान से सुनना है और समझना है, बहुत आसान है। चीजों को हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं और मैं फिर इनको एक्सप्लेन करूंगा, डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो भारत में कर्नाटक वार जो लड़े गए, एक तरीके की एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। लगभग 20 वर्षों तक ये संघर्ष आपका चलते रहे कभी, और यही तय करती, इसी युद्ध ने तय किया कि अंग्रेज भारत के स्वामी होंगे या फ्रांसीसी, ठीक है। तो एंग्लो फ्रांस युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध जो वहां पे होता था, उसी के बाद यहाँ पे चीजें चालू हो रही थी। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चालू हुआ, यहाँ पर कर्नाटक वार चालू हो गया, ठीक है। और फिर इसमें मद्रास का नवाब, हैदराबाद का नवाब, डुप्ले की कूटनीति, है ना, फिर एक्सला सैपल की संधि के माध्यम से इसको रोका गया। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच में। फिर दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 को, ठीक है। तो डुप्ले मतलब बहुत ही पावरफुल पर्सन था, फ्रांसीसी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। पहले शुरुआत में फ्रांस जो है फ्रांसीसी राजनीतिकों का प्रभाव लगातार उसके समयकाल में बढ़ा। उसने हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के सिंहासन को, उसके विवादित मुद्दे को पूरा कैप्चर किया, ठीक है। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग थे, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में जो विवाद था, उस विवाद को उसने भुनाया। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अंबूर का युद्ध भी हुआ था 1749 में, अंबूर का युद्ध हुआ। फिर फाइनली ये जो पूरा का पूरा मामला था
बाद में पांडिचेरी की संधि हुई और पांडिचेरी की संधि के साथ ही पूरा मामला आपका आंग्ल कर्नाटक वार का कंप्लीट हो जाता है। इसकी पूरी कहानी, इसकी स्टोरी देखो, फाउंडेशन बैच में मैंने बहुत डेप्थ में चीजें पढ़ा रखी हैं, लेकिन मैं आगे इनको और विस्तारित करूंगा। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 में हुआ था आपका, ठीक है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और यहां पर भी ये लड़ गए आपस में। फिर 1760 में आपको पता है बांडीवास हुआ, और बांडीवास के बाद अंग्रेज प्रभावशाली बन गए और फ्रांसीसी कमजोर बन गए, केवल पांडिचेरी वाले क्षेत्र में, चंद्रनगर वाले क्षेत्र में ही सिमट करके आगे रह जाते हैं, ठीक है। इसी दौरान भारत में नवीन राज्यों का उदय होता है। दक्कन में आप सभी को पता है हैदराबाद राज्य की नींव रखता है, जिसका नाम है चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क जो वजीर होता है मोहम्मद शाह का, उसके द्वारा ही, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही आसफ जाह की उपाधि धारण करता है निजामुल मुल्क, और उसने ही जो है एक नया साम्राज्य, नया एक तरीके से नवीन जो क्षेत्रीय राज्य के तौर पे डेवलप हुआ, स्वतंत्र राज्य के तौर पे, वो था हैदराबाद। तो हैदराबाद 1724 में स्वतंत्र हो जाता है चिनकिलिच के द्वारा। फिर रूहेल में पठान, आपके बंगस पठान के द्वारा, रूहेले और बंगस पठान, है ना, अफगानिस्तान में एक अफगान था बीर दाऊद, और उसके पुत्र थे अली मोहम्मद खां। बरेली वाले क्षेत्र में जो रूहेल खंड वाला क्षेत्र है, उसको एक स्वतंत्र राज्य की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, और बंगस, मोहम्मद खां बंगस के द्वारा फर्रुखाबाद, बुंदेलखंड व इलाहाबाद के क्षेत्रों को मिलाकर के एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाता है। तो अब इस समय आप देखिए मुगल काल के बिखराव के बाद अब छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। फिर राजपूत क्षेत्र में, जो राजपूताना वाला क्षेत्र था, अमेर के राजा सवाई जयसिंह नए शासक बन जाते हैं, है ना। इसके बाद जयपुर शहर की स्थापना करते हैं, खगोल शास्त्री के तौर पे जाने जाते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर और उज्जैन में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए जंतर मंतर की स्थापना की है, जिसको हम वेधशालाएं कहते हैं। जंतर मंतर बनवाया उसने, ठीक है। और यूक्लिड के रेखा गणित तत्व और इन सब चीजों पे काफी काम किया उसने। तो राजपूताना क्षेत्र भी आपका स्वतंत्र हो जाता है। जाटों के बारे में, गोकुल जाट थे, चूड़ामल जाट थे भरतपुर वाले क्षेत्र में, बदन सिंह का नाम आपने सुना होगा, सूरजमल जाट थे। इन सभी, इनको अफलातून कहा जाता था, जाटों का अफलातून, सूरजमल जाट को। तो जाट एक स्वतंत्र राज्य बन गया। केरल वाले क्षेत्र में भी, चाहे वो कालीकट हो, कोचीन हो, चिराक्कल हो, त्रावणकोर हो, ये छोटी छोटी कई सारी यहाँ पे रियासतें आपकी बननी चालू हो गई। 1729 में मार्तंड वर्मा के द्वारा जो है एक तरीके से त्रावणकोर को जो है डेवलपमेंट किया गया। तो केरल वाले क्षेत्र में, अवध वाले क्षेत्र में शहादत खां, बुरहानुल मुल्क, 1722 में इनके द्वारा अवध को स्वतंत्र कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, है ना। शहादत खां, उनके बाद जो है आपके सफदर जंग आते हैं, सुजाउद्दौला आते हैं, आसफुद्दौला आते हैं, वाजिद अली शाह आते हैं, है ना। ये सारे शासक हैं। और बाद में आपको पता है कि वाजिद अली शाह को अंग्रेजों के द्वारा कुशासन का आरोप लगा के अवध को भी अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। बंगाल भी स्वतंत्र हो जाता है मुर्शिद कुली खां के द्वारा 1717 में। मुर्शिद कुली खां, फिर उसके बाद सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, है ना। इन्हीं के समय काल में, सिराजुद्दौला के समय काल पे ही प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्लैक होल की घटना घटी पहले 20 जून 1756 को, और फिर प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया। सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई, मीर जाफर शासक बना, फिर मीर कासिम शासक बना। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की संधि हुई आपकी 1765 में, इलाहाबाद की संधि हुई। और बंगाल में द्वैध शासन लग गया 1765 से 1772 के बीच में। इसको हम मतलब के.एम. पन्नीकर साहब डाकुओं के राज्य कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज अब यहाँ पे खूब लूटते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा खूब लूट मचाई जाती है। तो ये सारे नए राज्य बन जाते हैं। बंगाल अलग, अवध अलग, मैसूर अलग, पंजाब अलग, हैदराबाद अलग, कर्नाटक अलग। और अंग्रेज इन्हीं राज्यों को जीतते हैं एक एक करके। मैसूर वाला क्षेत्र जो था आपका, मैसूर भी एक अलग राज्य बना। तालीकोटा का युद्ध हुआ था राक्षसी तांगड़ी का, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, वहां पे अरबुड़ी वंश की स्थापना हुई। लेकिन जो है अरबुड़ी वंश के शासक वेंकट द्वितीय के समय ही मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। मैसूर का राजा चिक्का कृष्ण राज थे उस समय। और
इसी समय काल में 1761 में हैदर अली नामक एक व्यक्ति था, ठीक है, हैदर अली के द्वारा ही मैसूर को स्थापित किया गया, हैदर अली टीपू सुल्तान। और इस समय अंग्रेजों ने कई सारे युद्ध लड़े और इनको पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में लड़ा गया। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में लड़ा गया। और फिर इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। और अंततोगत्वा जो है मैसूर जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मराठे भी इस समय थे। मराठों के बारे में पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में उस समय जो तत्कालिक परिस्थितियां थीं और शिवाजी जैसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के उदय के कारण से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ स्वराज्य की अवधारणा को लेकर के। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है ना। सिवनेर के किले में सायजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ कार्यरत थे। गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। शिवाजी के प्रारंभिक अभियान जो है बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध ही हुए। उनके द्वारा 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता गया, फिर तोरना का किला जीता उन्होंने, फिर पुरंदर का किला जीता। और लगातार जो उनकी साहसिक विजयी थी, बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हो गया और शिवाजी के खिलाफ उसने अफजल खां को भेजा। और अफजल खां को भी शिवाजी ने बघनक के द्वारा मार दिया, फाड़ दिया, ठीक है। अफजल खां से संघर्ष 1659 में हुआ था शिवाजी का, तो अफजल खां को मार दिया। शाइस्ता खां से संघर्ष किया, फिर सूरत को लूटा 1664 में। और इसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा 1665 में। जयसिंह से साथ पुरंदर की संधि हुई 1665 में। और जयसिंह की वीरता और चालाकी से मराठों के कई किले उसने जीत लिए। अंत में पुरंदर की संधि के माध्यम से शिवाजी पहुंचे, औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया आगरा में। वहां से शिवाजी बच करके निकल गए, ठीक है। एक मिठाई और फल की टोकरी में बैठ करके निकल आए। सूरत को दोबारा लूटा उन्होंने 1670 में। इसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, ठीक है। पहले उनकी राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, उनके द्वारा उनसे करवाया गया। छत्रपति और हैवंद धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की उनके द्वारा, ठीक है। हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की। कर्नाटक में मल्टीपल अभियान किए। कर्नाटक उनका अंतिम अभियान था 1676 से 1778। 1676 से लेकर 1678 के बीच में शिवाजी का अंतिम अभियान जिंजी का किला उनके द्वारा जीता गया था। और जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। 1680 में उनको बहुत ज्यादा बुखार आया और बुखार के कारण से शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के बाद कहते हैं शिवाजी की कई पत्नियां थीं। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पुतलीबाई सती हो जाती है। और शिवाजी का प्रशासन बहुत ही कारगर प्रशासन था। अष्टप्रधान परिषद थी उनकी, है ना। उनकी सहायता और परामर्श के लिए एक कैबिनेट थी। 8 मंत्री उसमें होते थे जिनको हम अष्टप्रधान कहा जाता है। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते थे। पेशवा प्रधानमंत्री होता था संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षक और निरीक्षण का काम। अमात्य मजूमदार होता था वित्त मंत्री। सचिव आपका चिटनीस होता था या सुरनविश होता था, पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। मंत्री वाकियानविश ये दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। गुप्तचर सूचना विभाग भी होते थे। सेनापति आपका सेना का नेतृत्व करता था जिसको हम सरे नौबत कहते हैं। सुमंत दाबीर होता था, विदेश मंत्री का काम करता था। पंडित राव धार्मिक कार्य करते थे। और न्यायाधीश जो है न्याय विभाग का प्रमुख होता था। ऐसे करके 8 लोगों की कैबिनेट थी। इनके समय काल में भू राजस्व व्यवस्था, चौथ और सरदेशमुखी का कॉन्सेप्ट। चौथ क्या होता था, जो पड़ोसी राज्य होते थे जब उस पे मराठे आक्रमण करते थे तो मराठे जो है वहां पे लूटपाट ना करें, वहां पर आक्रमण ना करें, उसके लिए राज्य की आय का 1/4 हिस्सा चौथ दिया जाता था, ठीक है। आसपास के पड़ोसी राज्यों से चौथ लेते थे। और सरदेशमुखी, चूंकि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र क्षेत्र के सरदेशमुख हैं, इसलिए जितने क्षेत्र वो जीतते थे टोटल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करते थे। शिवाजी अपने कानूनी अधिकार मानते थे उसको, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका पुश्तैनी सरदेशमुख के तौर पे उसको मानते थे। तो सरदेशमुखी और चौथ 2 आपके ये पुरस्कार लिए जाते थे, मतलब कर लिए जाते थे टैक्स, ठीक है। शिवाजी के बाद संभाजी आए।
1680 से 1689 में, फिर राजाराम आया 1689 से 1700 एडी तक, फिर शिवाजी द्वितीय आए 1700 से लेकर 1707 तक, फिर साहू आया 1707 से लेकर 1749 तक। इसके समय काल में पेशवा बहुत पावरफुल हो गए थे। ठीक है, फिर राजाराम द्वितीय आया 1749 से 1750 में, और पेशवा में बालाजी बाजीराव। आपको पता है इसी समय साहू के समय काल में पेशवाओं का इतिहास चालू होता है, और बालाजी बाजीराव पहले पेशवा होते हैं 1713 से लेकर 1720 के बीच में। फिर बाजीराव प्रथम आता है 1720 से 1740, निजाम से संघर्ष होता है बाजीराव प्रथम का। ठीक है, इसी समय मालवा भी जीतता है, बुंदेलखंड विजय भी होती है, गुजरात विजय भी होती है, दिल्ली विजय भी करता है, और फिर वसीन में सालसेट की विजय भी करता है, और फिर मराठों के बीच में जो है फिर अगला पेशवा आता है जिसका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बाद जो है बहुत सारे मल्टीपल अभियान इसके द्वारा भी किए जाते हैं। इसी समय पे 14 जनवरी 1761 में सदाशिवराव भाऊ के समय काल में तृतीय आंग्ल, एक पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, और उसमें अहमद साहब अब्दाली जीत जाता है, बहुत बुरी स्थिति बन जाती है। फिर अगले पेशवा आपके माधवराव आते हैं 1761 से 1772 में, नारायण राव 1772 से 1773, फिर माधवराव नारायण राव 1774 से 1795। इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध चालू होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। अंग्रेज अब मराठों को भी समाप्त करके इनके क्षेत्र को भी कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 से 1782, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, ये सारी संधियां होती हैं, सालबाई की संधि। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1905 के बीच में होता है आपका। इसके बाद बसीन की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका होता है और 1817 से 1818 के बीच में, और इस समय कंटिन्यूअस संधियां आपकी होती हैं। फिर सिख साम्राज्य आपका, गुरु नानक देव जी, जन्म तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने पंजाब में डाली, और सिखों का इतिहास सिख के गुरुओं से प्रारंभ होता है। 10 प्रारंभिक सिख गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी करतारपुर में हुई थी, डेरा बाबा नानक। ठीक है, आपको ये भी पंजाब में पड़ता है, तो पूरा का पूरा आपको पता है सरकार के द्वारा तलवंडी, जिनको हम ननकाना साहिब कहते हैं, तलवंडी ननकाना साहिब से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है जो डेरा बाबा को जोड़ता है। ठीक है, अभी पाकिस्तान के साथ से तनाव होने के कारण से अभी इसको भी रोक दिया गया है। तो करतारपुर कॉरिडोर है। गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद जी। ठीक है, फिर गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। आदि ग्रंथ की रचना भी की इनके द्वारा ही की गई, और गुरु ग्रंथ साहिब जो आपका है। इसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी। ये सारे गुरु हैं आपके जो सिख धर्म में समय के साथ गुरु आपके रहे। फिर बंदा बहादुर आते हैं, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे सिख धर्म को व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद बंदा बहादुर जी आए। फिर राजा रणजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, बहुत लंबा समय काल था राजा रणजीत सिंह का, 1792 से लेकर 1739 तक। ठीक है, सुकर चकिया मिशल के थे, और इनके द्वारा अंग्रेजों से अमृतसर की संधि की गई थी। इसके बाद आपका रणजीत सिंह के बाद फिर अंग्रेजों की दृष्टि पड़ गई सिख धर्म पे, सिखों के क्षेत्र को कब्जा करने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846, लाहौर की संधि हुई। इसके बाद फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से लेकर 1849 के बीच में, और फाइनली पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, और इसी दौरान ब्रिटिश कालीन इकोनॉमी, ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था है ना, इन सब का विकास होता है। ब्रिटिश काल के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ये भी डिस्कस करेंगे हम, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका कर्नल रीड के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और हार्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था चालू की गई थी, तो इनको हम देखेंगे। और एग्रीकल्चर का व्यवसायीकरण अंग्रेजों ने किया, अंग्रेज फाइनली जीते। अंग्रेज आंग्ल मराठा युद्ध किया, आंग्ल कर्नाटक वार किया, आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और अंत में अंग्रेज जीते आपके, फाइनली अंग्रेज आपके जीतते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण किया, औद्योगिकरण किया, है ना,
रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास भी इसलिए किया ताकि भारत का शोषण और गति से कर सके, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, है ना, धन का निष्कासन किया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में सबसे पहली बार एक उन्होंने विस्तृत व्याख्या एक पुस्तक लिखी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की गई, धन का निष्कासन की बात की गई, ठीक है। तो इसके बारे में कई सारी बातें जो है दादा भाई नौरोजी ने बताई। उन्होंने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की लूट हुई, अंग्रेजों ने व्यापार उद्योग और बागान में निवेश किया और उससे भी भारत को लूटा। यहाँ के पैसे से यहाँ का विकास ही नहीं हुआ, यहाँ के पैसे से विदेशों का विकास हुआ, इंग्लैंड का विकास हुआ। कंपनी के शेयर धारकों को खूब लाभांश दिया गया। भारत सरकार के होम चार्जेस जो भी थे उसमें भी अंग्रेजों ने खूब बढ़ चढ़ के होम चार्जेस लगाए, ठीक है। इसके अलावा सैनिकों और अन्य सामग्री की लागत भारत पे डाला गया। पूरा का पूरा वेतन सैलरी भारत से दिया जाता था। भारत में लड़े गए युद्धों का व्यय, इंग्लैंड में भारत सचिव और जितने भी ऑफिस वगैरह का व्यय जो था वो भारत सरकार ही पे करती थी। तो इस तरीके से ये सब ड्रेन ऑफ वेल्थ का कारण है, ठीक है। तो अंग्रेज धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बनाते गए। शुरुआती अंग्रेजों की यदि बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव था, जब कंपनी के अधीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वरलास्ट कर्टियर, वारेन हेस्टिंग, ये आपके कंपनी के गवर्नर थे जो बंगाल वाले रीजन पे थे। बंगाल, मद्रास और बंबई, तीन आपकी जो है प्रेसिडेंसी शहर थे। इसके बाद कंपनी में बंगाल वाले क्षेत्र में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। और क्रम से ये आपके जितने भी हैं बंगाल कंपनी के अधीन बंगाल के गवर्नर, वारेन हेस्टिंग, सर जॉन मैकफरसन, कार्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, हेस्टिंग अमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जब अंग्रेजों ने लगातार दमन किया, विद्रोह किया, लगातार यहाँ के लोगों का शोषण किया, तो विद्रोह और शोषण से ब्रिटिश विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्रोह हुए। और इन विद्रोहों को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो 1857 का विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह था। जनजाति विद्रोह भी हुए, किसान विद्रोह भी हुए और जातीय विद्रोह भी हुए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। पामस्टन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। जब 1857 की क्रांति हुई है, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मल्टीपल कारण थे इसके 1857 की क्रांति से, है ना। राजनीतिक कारण, दीर्घकालिक कारण, एक तो व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, पेंशन और उपाधियों का अंत कर दिया था उसने, अवध का विलय कर लिया था, इनाम कमीशन लेकर के आया गया था। और इस समय प्रशासनिक विभेद बहुत सारे थे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ एक असंतोष था, ब्रिटिश औद्योगिक नीति के खिलाफ एक असंतोष था। इसी समय अंग्रेज जो है भारतीय व्यवस्थाओं में भी प्रवेश कर गए, चाहे वो सती प्रथा का अंत की बात हो या हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम को खत्म करने की बात हो, हिंदी पुनर्विवाह अधिनियम 1856, नस्ल के आधार पर भेदभाव, या जो धार्मिक कारण थे, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण की बात हो, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी लाया गया, भारतीय धर्म की आलोचना की गई। और इस दौरान जो सैनिक कारण थे, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, धार्मिक मान्यताओं की मनाही की गई, डाकघर अधिनियम किया गया, सेना भर्ती अधिनियम, ये सभी कारणों ने जन्म दिया 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति एक सामान्य घटना नहीं थी। 1857 की क्रांति एक असंतोष थी और उस असंतोष ने बड़े स्तर पे विस्तार प्राप्त किया, है ना। तत्कालिक कारण क्या था? जो चर्बी वाले कारतूस, उस समय क्या एक पुरानी बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, उसकी जगह पे न्यू इनफील्ड राइफल्स लाई गई थी, ठीक है। और राइफल की जो कारतूस हुआ करती थी उसके ऊपरी हिस्से को मुंह से काटना पड़ता था। ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो उसमें चर्बी है वो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। बाद में इसको लेकर के कई सारी जांच भी हुई और वो जांच में सिद्ध भी हो गया कि गाय और सूअर की चर्बी जो है ये उपयोग कर रहे हैं। तो इससे धार्मिक विश्वास, धार्मिक समस्याएं पैदा हुई और
चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने जैसा सैनिकों को लगा और विद्रोह का प्रसार हुआ, है ना। बहरामपुर में सबसे पहले बहरामपुर के सैनिकों के द्वारा कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया गया था 26 फरवरी 1857 को। फिर बैरकपुर में मंगल पांडे के बारे में आप सभी जानते हैं, 29 मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मंगल पांडे ने यह विद्रोह किया। फिर इसके बाद जो है विद्रोह आगे आगे बढ़ता रहा, मेरठ पहुंचा आपका 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया, 10 साल की सजा दे दी गई। परिणाम स्वरूप वहां से विद्रोह होना चालू हुआ। फिर विद्रोह दिल्ली पहुंचा, अवध पहुंचा, कानपुर पहुंचा, झांसी पहुंचा, ग्वालियर पहुंचा, बरेली पहुंचा, फैजाबाद पहुंचा, आरा पहुंचा, जगदीशपुर पहुंचा। कुंवर सिंह थे वहां पर जगदीशपुर में, ठीक है। ये आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे। मंदसौर पहुंचा, औवा पहुंचा, और फिर विद्रोह को दबा दिया गया क्योंकि विद्रोह का मतलब असफल हो गया, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, असमय हुई पूरी की पूरी विद्रोह, संगठन का अभाव था, योग्य नेतृत्व नहीं था, जन समर्थन का अभाव था, विद्रोह का सीमित स्वरूप था, देशी नरेश और सामंत अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हुए थे, दिल्ली की स्ट्रेटजिक जो महत्व है उसको ये समझ नहीं पाए, और आधारभूत सामरिक प्रयोग नहीं थे, कमांड की एकता थी, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां थी, कुशल नेतृत्व था, और इन सब के कारण से 1857 की क्रांति आपकी असफलता की तरफ चली जाती है, ठीक है। सबने अलग अलग बातें कही हैं इस विद्रोह को लेकर। कोई कहता है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, कोई कहता है बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था, कोई कहता है ये राष्ट्रीय विद्रोह था, कोई कहता है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत पूरा संगठन आपका बनाया है, तो उन्होंने जो बुक लिखी उसमें इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई घोषित की, ठीक है। तो अलग अलग ही जो है इतिहासकारों का अलग अलग मत देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति से ये मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन सत्ता आ जाता है। 1858 से ब्रिटिश क्राउन भारत में बन जाते हैं। और इसी दौरान देखिए एकमात्र विद्रोह यही नहीं था, इस समय जनजाति विद्रोह, संथाल विद्रोह चल रहा था बिहार में, सिद्धू और कान्हू के बीच में के द्वारा, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जी के द्वारा, छोटा नागपुर परगना, कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में, रामोसी विद्रोह आपका ये चितर सिंह थे आपके महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह, और भील विद्रोह आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान में सेवरम महोदय थे। इसी दौरान विभिन्न प्रकार के अन्य नागरिक विद्रोह भी हुए, सन्यासी विद्रोह हुआ आपका सन्यासियों के द्वारा 1770 में, पागलपंथी विद्रोह, बहाबी विद्रोह, कूका विद्रोह, दीवान और बेलापंथी विद्रोह, ऐसे करके मल्टीपल विद्रोह हुए। किसान विद्रोह भी इस समय बहुत सारे हुए, फराजी विद्रोह, नील विद्रोह, पवाना विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला आपका जो है केरल वाले क्षेत्र में 1921 में आपका यह विद्रोह हुआ। तो 20वीं सदी में बहुत सारे कृषक आंदोलन भी हुए, चंपारण सत्य। अब इसी दौरान देखिए गांधी, अब उस पर हम बाद में बात करेंगे, चंपारण आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी जी के चंपारण आंदोलन, ये भी विद्रोह नहीं है आंदोलन है। चंपारण, खेड़ा, मोपला, एका, बिजौलिया, बारदोली, है ना, मल्टीपल आपके आंदोलन इस समय देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना रहा हूं, मैं आपको पूरा इतिहास को डेप्थ दे रहा हूं, ठीक है। 19वीं सदी में बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए। भारतीय आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, और आत्मचिंतन करने के लिए जो हमारी पुरानी एक तरीके से रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको समाप्त करने के लिए, विश्ववादी नजरिया बनाने के लिए, तार्किक बुद्धवाद को बढ़ावा देने के लिए, मानववाद को बढ़ावा देने के लिए, अतीत को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने के लिए एक आंदोलन जो बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। राजा राममोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे, पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इनके द्वारा बहुत काम किया गया, राजा राममोहन राय के द्वारा, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, है ना, प्रार्थना समाज भी बनी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया। रामकृष्ण मिशन आपका विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया। आर्य समाज की स्थापना की गई 19वीं, देखिए सारे आपके ब्रह्म समाज बना, आर्य समाज बना, रामकृष्ण परमहंस मिशन बना, प्रार्थना समाज बना, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जन्म हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, मैडम HP ब्लॉपटेस्ट की और अमेरिकी कर्नल अर्काल्ट न्यूयॉर्क में की थी। यंग बंगाल आंदोलन ये विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं आपके ये, ठीक है। पारसी सुधार आंदोलन इसी समय चले।
और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा, वहाबी आंदोलन इस समय सर अहमद बरेली के द्वारा ये चलाए गए आपके, ठीक है। अहमदिया आंदोलन आपका चलाया गया मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। और इसी समय भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाई गई। सोशल सर्विसेज लीग, देव समाज, राधा स्वामी सत्संग, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, पूना सेवा सदन, ऐसे करके विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का जन्म हुआ। सती प्रथा समाप्त हुई इसी समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। 1829 में नियम 17 बनाया गया आपका और इसके तहत ही समाप्त कर दिया गया। बंगाल, मुंबई और जो आपकी जितनी भी प्रेसिडेंसी शहर है, मद्रास प्रेसिडेंसी, इन सबसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में, कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों को समाप्त किया गया। शिशुवध, शिशुवध बहुत होता था बड़े स्तर पे, तो शिशुवध को समाप्त कर दिया गया, शिशुवध को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1795 में गवर्नर जॉन सोर के द्वारा नियम बनाया गया था और 1802 में आपका लॉर्ड ब्लेजली ने भी इसको बैन कर दिया। नरबली प्रथा चलती थी, तो 1845 में नरबली लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में एक अधिकारी थे कैंपबेल, उनकी सहायता से खोंड जनजाति में ये नरबली प्रथा थी, इसको समाप्त किया गया। दास प्रथा समाप्त कर दी गई लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड पे। 1843 में एलनबरो के द्वारा दास प्रथा समाप्त कर दी गई। विधवा पुनर्विवाह होने लगा। आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी के कर्वे, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से आपका जो है 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 के द्वारा जो है इसको भी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। तो विधवा पुनर्विवाह भी आपका होने लगा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, सिविल मैरिज एक्ट आया, नेटिव मैरिज एक्ट आया, संपत्ति आयु अधिनियम 1892 में आया, शारदा अधिनियम आया आपका 1929 में शारदा अधिनियम, ठीक है। और जातीय आंदोलन ज्योतिबा फुले के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है आपको पता है कि पूरा एक जातीय आंदोलन चालू किया गया। तो मल्टीपल आंदोलन चालू हुए इस दौरान। महात्मा गांधी जी ने जातीय तौर पे बहुत काम किया है, सामाजिक समस्याओं के समाधान में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कराई है। जस्टिस आंदोलन चलाया गया था, आपको पता है मद्रास में सीएन मुदलियार और जो है त्यागराज चेट्टी, इनके द्वारा जस्टिस आंदोलन चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। इसी दौरान अंग्रेजों के द्वारा एजुकेशन क्षेत्र में भी बहुत काम किया गया। मल्टीपल बहुत सारी आपकी वो बनाई गई, कमेटीज बनाई गई और शिक्षा को लेकर के काम किया इन्होंने, ठीक है। आधुनिक शिक्षा को लेकर जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और इसके बाद लगातार चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम विद्यालय बनाए गए। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया गया बकायदा, और इसके बाद शिक्षा को लेकर लगातार काम किया गया। लॉर्ड मैकाले के द्वारा मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लेकर के आया गया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा को महत्वपूर्ण जो है स्वरूप प्रदान किया गया। इसके बाद आपको पता है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न कार्य किए गए। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर के आया गया, विश्वविद्यालय बनाए गए। फिर मल्टीपल कमीशन आपके बने हैं, सैडलर आयोग, हार्टोग कमीशन, वर्धा योजना, है ना, सार्जेंट योजना, ये सारी आपकी योजनाएं समय समय पे आई हैं। 1953 में आजादी के बाद यूजीसी का मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना है, ठीक है। आपका कई सारे अकाल समय समय पर पड़ते रहते थे, तो अकालों को लेकर के भी कमीशन, जैसे स्ट्रेची आयोग अकाल के लिए बनाया गया था। मैकडोनेल आपका आयोग, ये भी आपका अकाल से जुड़ा हुआ था। इसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन 2 बार किया गया है, 3 बार किया गया दिल्ली दरबार। पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में। पहले वाले में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम भारत आए थे, एडवर्ड सप्तम, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड चल रहा था। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग भारत आए, ठीक है। भारत में समाचार पत्रों को लेकर के भी बहुत काम किया गया। पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टा खिक्की के द्वारा द बंगाल गजट, है ना, ये प्रकाशित किया गया। और भारतीयों में की बात करें तो भारतीयों में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा भी बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था आपका,
1826 में कानपुर के जुगल किशोर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर लगातार मल्टीपल आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं, नील दर्पण के बारे में, नील दर्पण आपका जो है एक उपन्यास है जो कि दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया। नील कृषकों के लिए आपका जो है नील आंदोलन चालू किया गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन को हिंदू पैट्रियार्क में लगातार समर्थन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ सन्यासी विद्रोह की पटकथा पर पूरा का पूरा इसका वर्णन किया गया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की गई। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। तो विभिन्न प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बंगाल गजट, जेम अगस्टक हिक्की। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, परसेप्ट ऑफ जीसस, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, ऐसे करके मल्टीपल समाचार पत्र लिखे थे आपके। दादा भाई नौरोजी जी का रफ्त गुफ्तार है ना, रफ्त गुफ्तार उनके द्वारा लिखा गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, है ना। इसके बाद हिंदू पैट्रियार्क आपका सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर का सोम प्रकाश, शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका, वी राघवाचारी का द हिंदू, बॉम्बे क्रॉनिकल में सब आपको करवाऊंगा। एनी बेसेंट के दो थे आपके, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, है ना, दो आपके प्रमुख जो है पत्र थे। बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। आर्कटिक होम ऑफ द वेज, गीता रहस्य। विपिन चंद्रपाल का न्यू इंडिया, है ना, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ उनका भी है, एनी बेसेंट का भी है। अरविंद घोष का वंदे मातरम, भवानी मंदिर, न्यू लैंप ऑफ होल्ड्स, द लाइफ डिवाइन, मैडम भीखाजी कामा का वंदे मातरम, वरिंद्र कुमार घोष का भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष का युगांतर, भूपेंद्र दत्त का युगांतर, संध्या आपका जो है ब्रह्मो बांधव उपाध्याय का है आपका। तो इस तरीके से मल्टीपल बुक्स आपकी हैं, मैं सारे बुक्स आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत आपको लेनी नहीं है। फिर हम क्रम से अगले सेशन से बंगाल के जितने भी गवर्नर हैं सभी गवर्नर्स को देखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल्स को देखेंगे। अभी फ्रेमवर्क आपका चल रहा है, अभी मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूं, मैं फिर इनको डिटेल में करा रहा हूं, डेप्थ में भी एक एक विषय वस्तु को करवाऊंगा। ठीक है, चलिए।